नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीयूईटी बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें आपके जो टॉपर मेंटर्स हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और उनके पढ़ाने का क्या तरीका है और उन्होंने अपने एंट्रेंस एग्जाम को किस तरीके से क्रैक किया था अच्छे रैंक के साथ, इस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले थे। पहले हमारी एक सीरीज चलती थी ज्ञान की बात होनहारों के साथ, जिसमें हमारे जो स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करते थे हम उनसे बातचीत करते थे कि आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या आपका तरीका होता है, कैसे आप पढ़ाई करते हैं। लेकिन अब हम उस सीरीज को और बढ़ा रहे हैं और अपने मेंटर्स के साथ आपका इंटरव्यू लेकर के आएंगे। उस इंटरव्यू के माध्यम से, क्योंकि ये मेंटर्स हैं, ये ऑलरेडी आपके रैंकर्स हैं बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम हो, डीयू हो, ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, और वो हमारे बीएचयू स्टडी कैपिटल टीम के साथ जुड़ करके आपको गाइड भी कर रहे हैं, आपको पढ़ा भी रहे हैं। तो आज इसी क्रम में पहला हमारा जो इंटरव्यू है वो है उत्कर्ष जी के साथ, जो कि आपके एमएस साइकोलॉजी के हमारे मेंटर हैं बीएचयू स्टडी कैपिटल के। तो सबसे पहले उत्कर्ष जी आपका स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच। ओके, तो उत्कर्ष जी के विषय में आपको बता दूं कि इनका बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम की मैं बात करूं तो ऑल इंडिया रैंक इनका 16 था और ओबीसी रैंक इनका 1 था। उत्कर्ष जी सबसे पहले आप स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा अपना इंट्रो और बाकी यूनिवर्सिटीज में आपकी क्या रैंक रही है उसको जरा ब्रीफ करें। जी बिल्कुल। So hello everyone, my name is Utkarsh Verma and currently I am pursuing my master's program in psychology from Banaras Hindu University. And as far as my achievements, so starting with the Jamia Millia Islamia, I secured AIR 2 rank. Then Pondicherry University AIR 4th rank. Then Delhi University AIR 35th South Campus. Then Allahabad University AIR 6th, and of course then BHU. So these are all my achievements. इस तरीके से उत्कर्ष जी का ग्रेड वो इन्होंने आपको बताया और मैं अभी आगे चलूंगा इस इंटरव्यू में और आगे बढ़ते हुए बहुत सारी बातें होंगी। एंट्रेंस एग्जाम कैसे इन्होंने अच्छे ढंग से क्रैक किया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इनका अच्छा रैंक रहा है तो वो क्या तरीका था जो इन्होंने अपनाया एंट्रेंस, ऐसे बहुत सारे ये टिप्स आपको बताएंगे। यानी आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल होगा। इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, इस इंटरव्यू को देखिएगा, बहुत सारी आपको सहायता यहाँ पर मिलने वाली है। लेकिन आप बीएचयू में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला मेरा सवाल बीएचयू से रिलेटेड होना चाहिए कि बीएचयू कैंपस, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन तो बीएचयू से नहीं रहा है, तो बीएचयू आकर आपको कैसा लग रहा है और बीएचयू का एनवायरनमेंट बात करें एमएस साइकोलॉजी के लिए खासकर तो कैसा है? ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरा ग्रेजुएशन जो था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से था। सो वहाँ का साइकोलॉजी डिपार्टमेंट नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट था साइकोलॉजी का। बट बीएचयू के लिए ऑफकोर्स मेरी बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस थी और मुझे प्राउड हो रहा है ये चीज़ क्या है क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस अभी तक बहुत ही अच्छी उतरी हैं। और ऑफ कोर्स बीएचयू की कैंपस लाइफ वन ऑफ द बेस्ट लाइफ है वर्ल्ड की, बिकॉज एशिया का ऑफ कोर्स सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है ये। तो ऑफ कोर्स अगर आप बीएचयू आ रहे हैं तो यहाँ की कैंपस लाइफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और टॉकिंग अबाउट द डिपार्टमेंट, यहाँ की डिपार्टमेंट की जो फैकल्टी है बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, रिसर्च है, सेमिनार्स, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर यहाँ पे मिलने वाला है। तो जो आप अपनी एक कॉलेज लाइफ की एक्सपेक्टेशन लेके बीएचयू आ रहे हैं वो 100% फुलफिल होगी। मुझे ऑलमोस्ट 2 महीना हो रहा है यहाँ पे, तो अभी तक तो वो फुलफिल हुई है और आगे भी होगी, आई होप सो। तो इसका मतलब है कि बीएचयू जिन्होंने पहले ही टारगेट बनाया हुआ है, फिर बीएचयू के बारे में सोचा हुआ है, उनके लिए तो नो डाउट वो बीएचयू को अपना सपना मानते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा सोच रहे हो कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए, तो उनके लिए अगर बीएचयू वो प्रीफर करते हैं तो वो सबसे बेहतर होगा। जी बिल्कुल। मैं अपने अगले सवाल पर चलता हूँ। आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं, ग्रेजुएशन आपका वहां से रहा है, तो बीएचयू आपने सपना कब बनाया, कब लक्ष्य बनाया कि हाँ मुझे बीएचयू जाना है? ओके, सो बीएचयू आने का बेसिकली मेरे पास 2 रीजंस थे। सबसे पहली चीज तो ऑफ कोर्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा था। सब लोग मुझे बोले कि भाई तुम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ रहे हो, तो रीजन वाज कि वो वहाँ पे मैं 3 साल अपने स्पेंड कर चुका था। सो मुझे वहाँ से 3 साल में जितना भी लेना था नॉलेज मैंने सब कुछ ले लिया था और अभी एक टाइम था कि मुझे अपना सर्कल चेंज करना था, एटमॉस्फेयर चेंज करना था। सो उस वजह से मैंने बीएचयू चुना था। ऑफ कोर्स इसकी एनआईएफ रैंकिंग बहुत अच्छी है, ब्रांड वैल्यू बीएचयू की बहुत अच्छी है, जो कि आपको आगे चल के लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। आप कहीं भी सोसाइटी में कहीं भी इंटरव्यू में जाएंगे, वहां पे साइकोलॉजी में आप लोग को पता होगा कि हेलो इफेक्ट टर्म होता है जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आपको सामने वाला पर्सन जज कर लेता है। सो वहां पे आप जैसे ही बोलते हैं कि आई एम ग्रेजुएट ऑफ बीएचयू, वहां पे आपका बहुत ही अच्छा एक इंप्रेशन बढ़ता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी फैक्टर होती है। ये बीएचयू का जो इम्पैक्ट है, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो बीएचयू का अगर नाम आपके साथ जुड़ता है तो वो आपके नाम की वैल्यू बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। तो उत्कर्ष जी के साथ अब मैं आगे बढ़ूंगा इस इंटरव्यू में और अब चर्चा करूंगा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों पर। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसे मेरे कुछ सवाल होंगे आपके लिए, जो सवाल स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। उससे पहले आप सभी को ये बता दूं कि उत्कर्ष जी जो आपके साथ इस तरह इंटरव्यू दे रहे हैं, इनके एंट्रेंस एग्जाम तमाम यूनिवर्सिटीज का रैंक इन्होंने बताया और यही आपको एमएस साइकोलॉजी के लिए बीएचयू स्टडी कैपिटल हमारी टीम के साथ गाइड करने वाले हैं। यानी यदि आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, बीएचयू स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करने के लिए शो कर रहा है, उसको डाउनलोड करें और हमारे कोर्सेज के साथ जुड़े। आपको उत्कर्ष जी जैसे यहाँ पर गाइड कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको
गाइड करेंगे और पूरे कोर्स में आप एक सीनियर के तौर पर आपको बहुत अच्छे ढंग से गाइड करेंगे। उत्कर्ष जी, मेरा सवाल ये है कि आपका चूंकि कई विश्वविद्यालयों में रैंक अच्छा रहा जी। था, तो वो क्या प्लानिंग रही होगी? चूंकि ऐसा नहीं है कि सारे विश्वविद्यालयों के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, कुछ तो टॉपिक्स इधर उधर होते हैं। बिल्कुल। तो क्या प्लानिंग थी कि आपने इतने सारे विश्वविद्यालयों का एंट्रेंस इतने अच्छे रैंक से क्रैक किया? क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सिलेबस। मैं देखता हूँ बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं सिलेबस को लेके कि डीयू का सिलेबस फॉलो करें, बीएचयू का सिलेबस फॉलो करें। कुछ बच्चे होते हैं इतने परेशान होते हैं कि वो साइट पे जाके पीजी का एंट्रेंस सिलेबस ढूंढ रहे होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज दे देती हैं बट ज्यादातर यूनिवर्सिटीज नहीं देती है, बहुत रेयर केस। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये होता है कि आप सिलेबस के पीछे उतना भागो। आप सिलेबस चाहिए, आप जिस यूनिवर्सिटी से अपना अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो वो सिलेबस परफेक्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बीएचयू की बात करें, बीएचयू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ के डेवलपमेंटल पढ़ने बैठना है। बीएचयू में 120 क्वेश्चन होते हैं, ऐसा तो है नहीं 120 आपको डेवलपमेंटल से मिल जाएंगे। सो पॉइंट इज आपको अपना यूजी सिलेबस कवर करना है, यही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आपको एज सच किसी भी सिलेबस के पीछे नहीं भागना है। कुछ यूनिवर्सिटीज का अलग अलग होता है, जैसे जामिया की बात कर लेते हैं, वहां पे 20 क्वेश्चन जो आते हैं जीएस के आते हैं, करंट अफेयर्स के आते हैं। सो हम लोग के टाइम पे एक प्लस पॉइंट ये था कि हमारे टाइम में करंट अफेयर्स नहीं आया था, फॉर सम रीजन नहीं आया था। हमारे में स्टैटिक जीके आ गई थी कि सुंदरबन कहाँ पे है, 10th की ज्योग्राफी आ गई, ये सब आ गई, तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी था। इस बार कोविड का कोई सिचुएशन नहीं है, करंट अफेयर्स बहुत सारे हो रहे हैं, तो करंट अफेयर्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो जामिया के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले मैंने यही किया था कि मैंने उसको साइड में रख दिया था, बिकॉज वो 20 क्वेश्चन थे जिसमें से मुझे पता था अगर मैं जीरो पे भी हूं तो मुझे एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो वहां पे आ ही जाना चाहिए, ठीक है। मेरा फोकस था मेन 80 क्वेश्चंस पे, जो कि सबका होना चाहिए। मेजॉरिटी क्वेश्चंस पे, वहीं पे आपकी सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन वहां पे डिपेंड करता है, और रैंकिंग आपकी बनती है आपके जो 20 क्वेश्चंस हैं। पार्ट है उसमें अगर बहुत कम भी आप करेंगे तो लगभग 8 से 10 कर ले जाएंगे, वो बहुत अधिक करेगा 15-16 करेगा। वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि बिकॉज आप भी जानते हो कि जो भी लोग एंट्रेंस दे रहे होंगे वो साइकोलॉजी के लिए डेडिकेटेड होंगे, और 20 क्वेश्चन जो जीएस के होते हैं वो वनडे एग्जामिनेशंस वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वनडे एग्जामिनेशंस वाले बहुत ज्यादा साइकोलॉजी का एंट्रेंस देते होंगे। तो 20 क्वेश्चंस के लिए आपको परेशान नहीं होना है। उसमें से अगर आप जीरो लेवल पे हो तो भी आप 10 क्वेश्चन 100% कर लोगे। मेन फोकस अपने 80 क्वेश्चंस पे रखो, वो 80 क्वेश्चंस आपके आएंगे यूजी सिलेबस से। सो अगेन यूजी सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपना जो भी आपके जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके ग्रेजुएशन का जो पूरा सिलेबस है 3 साल का, उसको फॉलो करें। जनरली बीएचयू का भी यही है कि बीएचयू में जो लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर उसका अगर आपको तैयारी करा रहे हैं तो वो बीएचयू के ग्रेजुएशन का ही सिलेबस आपको पढ़ाते हैं, और वही एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होता है, कोई अलग से सिलेबस डिफाइन करके नहीं दिया जाता है। अगला सवाल मेरा ये होगा कि सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, जैसे आप कोर्सेज में पढ़ा रहे हैं तो इस हिसाब से भी, और आपने अपनी तैयारी की है इस हिसाब से भी, कितना समय देना होगा कि एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा? ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए छोटी सी ट्रिक मैं यूज करता हूं और मैं अपने जूनियर्स को, अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं। आपके पास मान लो अभी एग्जाम शुरू होने से पहले 3 महीने का टाइम बचा है, ठीक है। अभी मान के चलते 2 महीना 2.5 महीना, मिनिमम 2 महीने तो बचे ही हैं अभी एग्जाम को, क्योंकि अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। आपको यहाँ पे ये देखना है, अपने आप से क्वेश्चन करना है, ऑन अ स्केल ऑफ 10 आपको कितना ज्यादा ये इंट्यूशन हो रहा है, गट फीलिंग आ रही है कि मेरा प्रिपेयर है। अगर आपका स्कोर 5 के ऊपर आता है, इट मींस कि आप एक अच्छी पोजीशन में हैं, और अगर आप डे 1 से आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बहुत इजीली कवर कर ले जाएंगे, बिना आपको कुछ एक्सर्शन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको फील हो रहा है कि आप 5 से थोड़ा सा कम है, उसमें भी परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको हल्का से ज्यादा मेहनत करने पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आपका अभी करंट नॉलेज लेवल कितना है, उसको पहचान करना। बिल्कुल। और एंट्रेंस क्रैक करने के लिए आपको बहुत घंटों पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। मैंने अपने टाइम में मुश्किल से 2 या 3 घंटे पढ़े होंगे पर डे, बट द थिंग इज आप उन 2 से 3 घंटों में कितना ज्यादा यूटिलाइज करते हो उस टाइम को, कितना ज्यादा चीजों को कॉन्सेप्ट करते हो, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मतलब आपको कितना समय, अभी कितनी तैयारी है आपकी, वो जजमेंट तो आपको खुद करना पड़ेगा। जज करने कोई नहीं आएगा, वो ईमानदारी से आपको जज करना पड़ेगा। बिल्कुल, खुद से आप झूठ नहीं बोल सकते हो। खुद से झूठ बोलेंगे तो फिर नुकसान खुद का होगा। बिल्कुल। चलिए अगली सवाल पर चलते हैं, और अगला सवाल है इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड, क्योंकि किताबें जो है अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई ना कोई रेफरेंस बुक उनको चाहिए होगा, तो कौन सा वो रेफरेंस बुक होगा जो कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा? और इसी के साथ जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल आपके लिए होगा कि अपना जो नोट्स प्रिपेयर हो रहा है रिवीजन के लिए, लास्ट में हम बुक्स को प्रीफर करेंगे या फिर अपने नोट्स को प्रीफर करेंगे? ओके, सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन कि बुक्स कौन कौन से होंगे। सो साइकोलॉजी में जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे सबको पता होगा कि एक हमारी गॉड बुक होती है सिसरेली। ओके, सो सिसरेली के साथ इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने अपनी लाइफ में ग्रेजुएशन के 3 साल में कभी सिसरेली नहीं पढ़ा था। मैंने सिसरेली जामिया के एग्जाम के 3 दिन पहले पढ़ी थी, वो भी सिर्फ इसलिए मुझे देखना था कि उस बुक में है क्या। ओके, सो ट्रस्ट में वो बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा रेग्रेट होता है, मुझे पहले पढ़ लेनी चाहिए थी बुक। हाँ, तो मैं भी और अच्छा था, मैं भी जामिया में फर्स्ट आ जाता।
तो वो बुक अगर आप अभी 0 लेवल पे भी हो साइकोलॉजी में, और अगर आप नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से भी हो, तो आप सिसरेली कवर कर सकते हो, बिकॉज सिसरेली में आपको जनरल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, क्लिनिकल, एबनॉर्मल, ओबी सब कुछ मिल जाएगा आपको थोड़ा थोड़ा। और एंट्रेंस के लिए आपको बहुत डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंट्रेंस में हमेशा सरफेस लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं। जो बहुत डीप लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं। आधे बच्चों को यही लगता है कि हर क्वेश्चन मुझे करना है, तो आधा नंबर तो उनका वहीं कट जाता है। आप लोग हमेशा चाहते हो कि जो जो आईआईटी कोटा में, जो कोटा फैक्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग अच्छा है कि आपको यहाँ पे आप कोचिंग में आए हो, आपको जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना नहीं सिखाएंगे, आपको क्वेश्चन कौन से छोड़ने हैं वो सिखाएंगे आपको। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, जो माइनस मार्किंग होती है, कि आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। जो इजी क्वेश्चन है आराम से करो। 120 क्वेश्चन बीएचयू में आते हैं। पहला तो ये वही चीज मार्किंग में जाएंगे, और दूसरा ये कि जो सवाल आपको नहीं आ रहा है उसी सवाल में उलझे रहेंगे, तो फिर समय भी आपका वही चीज, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज एग्जांपल लेते हैं बीएचयू का, 120 क्वेश्चंस आते हैं। आपकी रैंकिंग आने के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द रैंकर, अगर आप टॉप 10 में आना चाहते हो, आपको मिनिमम आपको 75 से लेके 80 क्वेश्चन सही करने होते हैं। आप अटेम्प्ट कितने भी करो, ऐसा मत सोचो कि यार मैं 78 अटेम्प्ट करके यार मेरा होगा कैसे। मान लो 78 में आपके 75 सही हैं, आपकी आराम से अंडर 10 रैंक बन जाएगी। ये चीज होती है। मैंने खुद में मेरे 108 मैंने अटेम्प्ट किए थे, और उसमें से मेरे आई गेस 84 और सही थे, तो मेरी आराम से इधर रैंक आ गई। तो ये ध्यान रखना है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे नहीं जाना है, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस पे आपको जाना है कि आपको कितना अटेम्प्ट किया। तो बुक्स की बात हम लोग कर रहे थे, आप सिसरेली रिफर कर सकते हो। रिसर्च मेथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं बिकॉज वो मैथ से डरते रहते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर आप ये कोर्स लेते हो तो आज के बाद से आप मैथ से नहीं डरोगे, स्टैट्स में कुछ होता नहीं है, बहुत ईजी है, कंसेप्ट्स आपको इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। तो रिसर्च मेथोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए मैंने ए.के. सिंह रेफर करी थी, कुछ लोग कोठारी रेफर करते हैं, कुछ लोग आर्थर एंड जेनसन करते हैं, बट ए.के. सिंह ओवरऑल कंप्लीट बुक है। तो सिसरेली और ए.के. सिंह, ये दो बुक्स अगर आप घोल के पी जा रहे हो, आप इंडिया का कोई भी एंट्रेंस साइकोलॉजी का क्रैक कर सकते हो। ये दो बुक कवर हो जाए, उसके बाद आप बैरन जाओ, ब्रांस्कॉम्बे जाओ, कार्सन बुचर जाओ, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन ये दो बुक आपकी प्राइमरी बुक्स होनी चाहिए। इनको पहले पढ़ लो। ये लाइक जो होते हैं ना रामबाण बुक्स होती हैं, ये वो दो बुक्स हैं। आपके जो सर, जो टीचर एज ए मेंटर आपको गाइड कर रहे हैं, तो जो भी बुक्स आपको बता रहे हैं, अगर आपको श्रद्धा है तो इस तरीके से उन बुक्स पर एकदम फोकस कर लीजिए। खासकर इन्होंने जो दो बुक्स का नाम लिया, उनको इन्होंने कहा घोल के पी जाइए, तो आप अगर चाहें तो घोल के उसको पी जाएंगे तो एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा करेंगे। बिल्कुल। और अगर नहीं घोल के पिएंगे तो फिर आपको हो सकता है 1 साल के लिए ड्रॉप भी लेना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी निगेटिव चीजें भी आपके साथ हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बुक्स के साथ साथ नोट्स का क्या रोल है लास्ट में? नोट्स कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर चीज वो अपने नोट्स में ही पूरी बुक लिख देते हैं कुछ लोग की, तो ये नोट्स बनाने का तरीका नहीं होता है। नोट्स ऐसे होने चाहिए हमेशा कि आपको समझ आए। अगर आपका रूममेट भी आपका नोट्स मांग ले तो वो भी समझ उसको नहीं आना चाहिए। तो आपके नोट्स हमेशा इतने शॉर्ट और प्रिसाइज होने चाहिए। मुझे याद है मैं अपने नोट्स बनाता था, मेरी एक इतनी मोटी सी डायरी है, उसमें मेरे 3 साल के यूजी के नोट्स हैं, प्रिपरेशन के नोट्स हैं, और अभी तक वो कंप्लीट फिल नहीं हुई है। तो आपके नोट्स हमेशा ऐसे होने चाहिए कि आपने अगर एक लाइन पढ़ ली है तो आपको पूरा पूरा पेज याद आए, उस बुक का पूरा पूरा कंसेप्ट याद आ जाए। और साइकोलॉजी में यही चीज इंपॉर्टेंट होती है। साइकोलॉजी में 2 चीज इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आएगा, साइकोलॉजिस्ट का नाम क्या था और उस थ्योरी का मेन कंसेप्ट क्या था। केवल यही 2 चीज होती है। डिसऑर्डर का क्वेश्चन आ गया तो डिसऑर्डर का मेन फीचर क्या है, बस यही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पूरी बुक लिखने की जरूरत नहीं होती है, पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आधे लोग इसमें परेशान होते हैं। अभी सिसरेली लोग खोल के देखेंगे 600 पन्ने की किताब है सर, 2 महीने का टाइम है, 600 पन्ने की बुक हम लोग कैसे पढ़ लेंगे? क्यों पढ़ना है तुम्हें 600 पन्ने की बुक? जब तुम बुक खोलोगे तुम्हें खुद ही फील हो जाएगा कि ये चीज पढ़नी है, ये चीज नहीं पढ़नी है। केस स्टडीज, एग्जांपल्स तुम्हें क्यों पढ़ने हैं? आराम से जो डिसऑर्डर दिया है, जो भी टॉपिक दिया है, उसका मेन एसेंस पढ़ो, केवल वही एंट्रेंस में आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो स्कोरिंग के लिए होते हैं, नॉलेज के लिए नहीं होते हैं। आपका जो ये जवाब है, इसी से मेरा एक और सवाल निकल रहा है। बिल्कुल। सवाल ये निकल रहा है कि जैसे आपने बोला कि पता होना चाहिए कि उस बुक में से हमको कितना पढ़ना है एंट्रेंसेस के लिए, तो इसी बिहार पर अगर मैं बात करूं कि प्रीवियस ईयर पेपर और टेस्ट सीरीज वगैरह का क्या इंपॉर्टेंस होता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जरा ये भी बताइए। बहुत ज्यादा रोल रहता है। बिकॉज कोविड के टाइम में तो ऐसा सीन हो गया है कि इवन मैंने भी कोई एग्जामिनेशन नहीं दी थी। मैंने अपने केवल अंडर ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर की एग्जामिनेशन दी थी, और उसके बाद बिकॉज फर्स्ट ईयर में किसी को पता नहीं होता है सब्जेक्ट कैसा क्या है, ग्रिप नहीं होती है। जब 2 साल में ग्रिप डेवलप हुई सब्जेक्ट की तो हम लोग एग्जाम नहीं दिए, हम लोग प्रमोट कर दिए गए। तो मुझे पता ही नहीं था कि साइकोलॉजी में मुझे जितना नॉलेज है वो एक्चुअली में सही है भी कि नहीं, मैं जितना कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ वो रियलिटी है कि नहीं। तो वो चीज मेरे साथ एक ड्रॉबैक थी। बिकॉज इस बार शायद ओबी एग्जाम्स हो गए कई यूनिवर्सिटीज में, तो वो चीज अच्छा है कि आपको अपना खुद का असेसमेंट मिल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। हम लोग के साथ वो चीज नहीं थी। हम लोग का लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम, ये टेक्निकली बोल सकते हो पीजी का भी करता, वो हम लोग को एकदम फ्रेश होकर देना पड़ा। तो जो
आपके एग्जाम्स होते हैं या फिर किसमें कितना पढ़ना है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने किस हिसाब से अपने आप को असेस कर रखा है और कितना टाइम आप अभी दे सकते हो। सब कुछ आपको कैलकुलेट करके ही चलना रहता है। तो नो डाउट आप नोट्स के साथ जा सकते हैं, बट वो नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आप खुद समझ जाओ और कोई और दूसरा ना समझ पाए, और बहुत ही छोटे प्रिसाइज होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे, थोड़ा अपना जो कोर्स से रिलेटेड बातें थी जो आपके इंटरेस्ट से। थोड़ा सा मैं इस इंटरव्यू में थोड़ा सा, चूंकि बोरिंग ना हो जाए, थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी मैं अपने फिर मेन टॉपिक पर आऊंगा। उससे पहले एक तो मेरे और सवाल है कि जैसे इस समय लोगों की मूवीज और वेब सीरीज देखने की आदत है। बिल्कुल। तो आपका क्या था कि आपने इंट्रेंसेस से पहले मूवीज और वेब सीरीज आप लगातार देखते थे या फिर बीच में ब्रेक लगाया था? क्या था रियलिटी, क्या थी? ओके, ऑनेस्टली टॉकिंग, मैंने अपनी जितनी भी वॉच लिस्ट थी वो प्रिपरेशन की टाइम में खत्म करी थी, ठीक है। तो ऐसा आप लोग को करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे पता था कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो मेरा ऐसा होता था कि अगर मैं कोई वेब सीरीज देख रहा हूँ तो उसके 10 एपिसोड्स हैं, तो मुझे कहता है कि ठीक है 3 दिन में मुझे 10 एपिसोड खत्म कर देना है, तो मतलब एक दिन का 2-3 घंटा। लेकिन 2-3 घंटे के बजाय फिर मैं उसको डबल करता था कि अगर मैं 3 घंटे वेब सीरीज को दे रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट 6 घंटा पढ़ाई को भी देना है। तो ये चीज होती है, उसमें आपका 2 बेनिफिट होता है, आपकी पढ़ाई भी हो जाती है और आपको एक सेंस ऑफ एक हैप्पीनेस मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है कि यार मैंने पढ़ भी लिया और मेरी एक प्रॉफिटेबल काम भी हो गया, मैंने मूवीज भी देख ली। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, मजे करो, चिल करो। ये सब बहुत ही मतलब वैसी वाली बातें होती है, कॉलेज में आके अपने मजे होते हैं, नो डाउट मजे होते हैं, बट यहाँ पे आके और प्रेशर बढ़ जाता है असाइनमेंट्स का, इंटर्नशिप्स का, रिसर्च का। तो ऐसा नहीं है, जो आप अभी जिस फेज में हो वो बहुत ही एक चिल फेज है, उसको चिल फेज के तरह रहने दो। एंट्रेंस का एकदम प्रेशर मत डालो अपने ऊपर। ग्रेजुएशन का समय तो वास्तव में सबसे अच्छा होता है, वही चीज कॉलेज लाइफ का। बिल्कुल। अगला सवाल एक और ऐसा ही है कि सोशल मीडिया आप कितना यूज करते थे और उसका क्या बेनिफिट मिला आपको और क्या उसका नुकसान हुआ? कभी इस तरीके से अगर कुछ आपके पास एक्सपीरियंस है तो बता सकते। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया में टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। तो यूट्यूब नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है नॉलेज का आज के टाइम पे। इंस्टाग्राम आप ऑफ कोर्स देख रहे हैं वो भी यूट्यूब से ही देख। बिल्कुल बिल्कुल। तो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है नॉलेज का। आपको कोई भी कंसेप्ट आपको समझना है, आप यूट्यूब पे तुरंत सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आपका माइंड फ्रेश कर सकता है, फेसबुक से आप कनेक्ट हो सकते हैं लोगों से। बट एक जो सोशल मीडिया हैंडल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बट वो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, वो है लिंक्डइन। सो लिंक्डइन पे मुझे भी रेग्रेट होता है, मैं बहुत लेट में आया था। तो अगर आप लोग नहीं हो, आई रिक्वेस्ट यू, आप तुरंत लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाओ, वहां पे लोगों से कनेक्ट करो। लिंक्डइन इज लाइक फेसबुक ऑफ प्रोफेशनल्स। सो ये चीज होती है, वहां पे आप प्रोफेशनल्स के थ्रू कनेक्ट होते हो, एक प्रोफेशनल स्टडी कैपिटल की आईडी है और पेज है, उसके साथ भी आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। वहां से भी आप बहुत सारे नए नए लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। सो लिंक्डइन ऐसा आपको पोजीशन है ना कि आप अपनी कंट्री के, अपने फील्ड के स्कॉलर्स, अपनी आपकी जो कंट्री के हैं, अदर कंट्रीज के हैं, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो, उनसे कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको आईआईटी दिल्ली से पीएचडी करना है या फिर आपको निमहांस से एमफिल करना है, तो आपको पता होता है इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सब जगहों पे। तो इंटरव्यू भले ही आप कितना अच्छा प्रिपेयर होकर जाओ, बट अगर आपका वहां पे बोर्ड में बैठे पर्सन आपको पहले से जानते हैं तो कुछ ना कुछ आपको एडवांटेज मिलेगा। ये आपको एडवांटेज लिंक्डइन के थ्रू मिलेगा। यदि आपका कनेक्शन है बिल्कुल। तो उसका तो आप लिंक्डइन पे उनके साथ कनेक्ट होगे, आप उनको बताओगे कि आप उत्कर्ष वर्मा नाम का एक पर्सन एग्जिस्ट करता है, ताकि आप इन फ्यूचर कभी वहां पे अप्लाई करने जाओ तो उन्हें रिकॉल हो सके कि हाँ ये पर्सन लिंक्डइन पे काफी एक्टिव है, मैंने इसकी रिसर्चेस देखी हैं, इसके पोस्ट देखे हैं, एक्टिव है, ये पर्सन को हम कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ जुड़ने से समय से पहले हम लोगों को बहुत सारी चीजें मिलती हैं। बिल्कुल। अगर हमें कोई प्रोजेक्ट वर्क, अगर पीएचडी में वर्क करना है तो उससे पहले हमें पता होता है, हम पीजी में ही अपना प्रिपेयर करते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। कि मुझे ऐसे वर्क करना चाहिए पीएचडी में। बिल्कुल, बिकॉज साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है, आप सक्सेसफुल तभी हो पाओगे जब आप बताओगे दुनिया को कि आपके पास एक टैलेंट है। आपके पास कोई नहीं आने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बिजनेस में हो, आपने बिजनेस लगा दिया, आपने लाइक एडवर्टाइजमेंट कर दिया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, आपने कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने मेहनत करी, एग्जाम क्रैक किया, आपका सिलेक्शन हो गया। बट साइकोलॉजी में आपको एग्जाम तो क्रैक करना ही है, लेकिन उसके बाद कामयाब कैसे होना है वो आप पे डिपेंड करता है। हर साल हजारों लोग एमफिल का एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई करते हैं, बट सक्सेसफुल ज्यादा नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल साइकोलॉजिस्ट बनना है या फिर एक रिसर्चर बनना है तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी पोटेंशियल्स को लोगों को दिखाना पड़ेगा, और वो होगा आपको जब आप लिंक्डइन के थ्रू सबको बताओगे कि आपके पास ये स्किल्स हैं। तो लिंक्डइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। ये तरीका था एक टॉपर, एक रैंकर का सोशल मीडिया को कैसे यूज करना चाहिए, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और छोटा सा सवाल है आपके लिए, हॉबीज से रिलेटेड मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी हॉबीज क्या क्या है? ओके, सो मेरी हॉबीज है लाइक वॉलीबॉल खेलना, बैडमिंटन, टेबल सॉकर, ये तो स्पोर्ट्स हो गया। आई एम ऑल्सो इनटू फिटनेस, तो मैं थोड़ा सा डाइट और वर्कआउट्स ये सब में रूटीन में रखता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसिप्लिन।
अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है तो लिटरली आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। और मेरे साथ ये प्लस पॉइंट था, मेरे बहुत सारे बैचमेट्स थे जो मुझसे ज्यादा पढ़ते थे, मुझसे ज्यादा सीरियस थे, मुझसे ज्यादा ग्रिप थी उनके पास सब्जेक्ट में, बट उनका एडमिशन नहीं हो पाया। लाइब्रेरी में भी जाते हैं वही चीज, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 3 साल रहा, मैं कभी लाइब्रेरी नहीं गया, मैं इवन अपनी डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी भी नहीं गया। इवन आपको पता होगा कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी है वो एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है साइकोलॉजी की, मैं आज तक उसमें नहीं गया पढ़ने। तो मेरा वो पर्सनल है कि मैं लोगों के साथ नहीं पढ़ सकता हूँ, मेरा मुझे अपना एक पर्सनल स्पेस चाहिए पढ़ने के लिए, तो मैं हमेशा अपने रूम में ही पढ़ता था। मैंने अपना प्रीवियस एक इंटरव्यू लिया था, हमारी एक स्टूडेंट थी एमए इंग्लिश की, वो भी अच्छे रैंक से थी। उसने बोला कि मैं बाकी लोगों के साथ ग्रुप स्टडी करने में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, या फिर मैं अपना नोट्स दूसरों को शेयर नहीं कर पाती। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और अच्छी बात भी है, नहीं, अच्छी बात है, खुद ही पढ़ना चाहिए। और बाकी जो देख भी रहे हो, ऐसा नहीं है कि अगर 2 लोग एक साथ बैठ करके देख रहे हैं ऐसा सोचे कि एक नोट्स बना रहा है मैं उसी का नोट्स लेकर के एंट्रेंस में पढ़ लूंगा, बिल्कुल ये उचित नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपने डिसिप्लिन की बात की, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। समय को कैसे अपना प्रबंधन करें अच्छे ढंग से कि एंट्रेंसेस भी हो जाए, अभी बहुत सारे लोगों का सेमेस्टर एग्जाम भी होगा, उसका भी प्रेशर होगा, तो कैसे इसको हैंडल करें? ओके, सो सेमेस्टर एग्जाम्स आई डोंट थिंक सो। आपका अगर साइकोलॉजी मेन सब्जेक्ट है तो आप ऑफकोर्स सेमेस्टर एग्जाम में भी साइकोलॉजी पे ही मेन फोकस कर रहे होगे, और साइकोलॉजी में भी आप फाइनल ईयर में वही क्वेश्चंस लिख रहे होगे जो आपको 2 महीने बाद एंट्रेंस में उनके आंसर्स करने हैं। सो मुझे नहीं लगता है कि सेमेस्टर एग्जाम की वजह से आपके एंट्रेंस पे कोई दिक्कत आनी चाहिए, बिकॉज आप टेक्निकली वही पढ़ रहे हो जो आपको पढ़ना है अभी। तो ये चीज हो गई। बाकी जो कुछ ग्रेजुएशन के और सब्जेक्ट्स होते हैं उनका जब एग्जाम आए आप आराम से 2-3 दिन की छुट्टी मिलती है, 1 दिन की छुट्टी मिलती है। कई यूनिवर्सिटीज में तो ओबी हो रहे हैं तो छुट्टी हो ना कोई मतलब नहीं है। मेरा भी आज फाइनल एग्जाम था ओबी का, पता ही नहीं चला हम लोग के 4 एग्जाम कब खत्म हो गए। तो ओबी में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑफलाइन हो रहे हैं तो आप 2-3 दिन पहले छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन अपना साइकोलॉजी नहीं पढ़ोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अपना परसेंटेज भी बना के रखो, आपके पास टाइम बहुत है अभी, लेकिन ऐसा भी नहीं सोच के बैठना है कि बहुत टाइम है तो जाने दें। आपके पास टाइम इनफ है प्रिपरेशन के लिए, लेकिन अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो वो फिर कभी कम नहीं पड़ेगा आपको। ये चीज है। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये इंटरव्यू लगभग अपने आखिरी दौर में है। मोटिवेशन कहाँ से आप लेते हैं? अगर कोई आपका ऐसा आइडियल है, या फिर कोई आपका बुक पढ़ना ऐसा कुछ हुआ जहां से आपको काफी अधिक मोटिवेशन मिलता है, ऐसा कुछ है तो शेयर करें। ओके, एज सच मेरा कोई आइडियल पर्सन तो नहीं है, बट हाँ मेरे सीनियर हैं संदीप सर। सो वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में अभी अपना ग्रेजुएशन पीजी कर रहे हैं। सो वो भी मेरी ही तरह थे, उन्होंने भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी झंडे गाड़े थे। तो मैं अक्सर कहता था कि सर टीवीएफ की जो एस्पिरेंट सीरीज आई थी उसमें भी संदीप भैया थे, मेरे लिए आप रियल लाइफ संदीप भैया बन गए। तो मुझे याद है जब मेरा पौंडीचेरी का ही सबसे पहले रिजल्ट आया था तो मेरी AR 4th रैंक आई थी। सबसे पहले मैंने घर पे भी नहीं बताया था, मैंने सबसे पहले उनको कॉल किया था कि सर 4th रैंक आ गई। तो वो बहुत खुश हुए थे बिकॉज उनकी 7th रैंक आई थी। तो वो कहे कि यार तुम मेरे से भी आगे निकल गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये थे, बट मेरा जो मोटिवेशन था वो थोड़ा सा वियर्ड है। लाइक मैंने अपने ग्रेजुएशन टाइम में ऑफकोर्स मेरे जितने भी जूनियर्स थे, सीनियर्स थे, पीयर थे, मैंने सबको बता रखा था कि भाई AU से नहीं करना है ग्रेजुएशन, कहीं और जाना है, BHU DU कहीं और जाएंगे। तो मैंने इतना लोगों को बता रखा था कि यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से नहीं करना है, कि लिटरली वो एक प्रेशर था। रात में जब सोता तो ये लगता था यार कि नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब मैं मुंह दिखाने लायक नहीं होगा ना। क्या AU में वापस सब लोग कहेंगे कि यार AU में बोल रहे थे नहीं पढ़ेंगे और वापस से AU में आ गए। तो मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो फिर मुझे ड्रॉप ही लेना पड़ता, या तो फिर क्योंकि मैं AU में नहीं आ सकता था। वहां पे एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ गई थी कि इतने ईगो से बोल रहे हैं कि भाई AU से तो सब कुछ ले लिया है मैंने, अब कहीं और जाना है मुझे। आपने अपने ईगो को सैटिस्फाई किया। तो वो रात में जब वो सोने जाते थे तो एक बार वो ख्याल वो पिंच करता था कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा। तो फिर कभी कभी ऐसा होता था कि लाइट साइड बंद कर दी, ये ख्याल आया तो फिर ऑन करके मैं पढ़ने बैठ जाता है। चलो ठीक है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के सॉल्व कर लेते हैं, टाइम बचा लेते हैं। तो ये चीज थी। अच्छी बात है। तो अब मैं अपने आखिरी सवाल पर चलता हूँ। इस इंटरव्यू का मेरा आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल ये है कि पेपर जब एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम जैसे मान लीजिए तैयारी हो गई, सारी चीजें हो गई, बहुत अच्छी तैयारी है, एंट्रेंस एग्जाम देते समय हमारा माइंड कैसा होना चाहिए, कैसा हमें किस तरीके से पेपर को हैंडल करना चाहिए, क्या पहले इजी क्वेश्चंस को करना चाहिए, क्या हमारा पूरा वो तरीका होना चाहिए हमें साइकोलॉजी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए? क्योंकि ऐसा होता है कि तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर एंट्रेंस के दिन उस दिन हमारा माइंड सेट सही नहीं है तो हो सकता है कि हम असफल हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए क्या अच्छा तरीका अपनाना चाहिए? तो ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे अभी भी याद है कि सबसे पहला एग्जाम मेरा जामिया का हुआ था। तो जामिया का एग्जाम सुबह 8 बजे था और हम लोग दिल्ली आए थे एक दिन पहले ही, और मेरी रात में थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी। तो मैं उस माइंडसेट के साथ नहीं था कि मुझे एग्जाम देना है। मुझे अभी भी याद है मैं सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, मैंने ऐसे ही दही वही खा लिया था। मैं कहा चलो जो होगा देखा जाएगा। मैं जामिया पहुंचा, मुझे वहां पे ऑन एन एवरेज मिनिमम 1000 लोग दिखे होंगे जो साइकोलॉजी के एग्जाम देने आए थे। और जामिया में सीट्स केवल है आई गेस 44 समथिंग हैं, बहुत ज्यादा। जनरल के लिए हमारी केवल 44 सीट्स हैं। तो 1000 में 44 सीट्स में मैं ऑटो से उतर रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी 2nd रैंक आने वाली है।
तो ये चीज होता है कि सबसे पहली चीज तो आपको वहां पे डरना नहीं है, एंग्शियस बिल्कुल नहीं होना है। आप कहीं भी जा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीबीटी लें हमेशा, बिकॉज आप ऑफलाइन पेपर आपको भले ही कितना लगता हो बहुत कन्वीनियंस हो, लेकिन ट्रस्ट मी सीबीटी से अच्छा कुछ नहीं है। बिकॉज सीबीटी में आप क्वेश्चंस को वापस से कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, उसको बाद में देखना आपने नहीं कर रखा है तो वो भी बताएगा वो, और सीबीटी में टाइम नहीं लगता है। अब तो जनरली जो पीजी एंट्रेंस देने वाले स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम सीबीटी हो रहा है, हाँ, लेकिन लेकिन कई कुछ लोग यूनिवर्सिटीज में अभी भी ऑप्शन देता है कि ऑफलाइन, जैसे एयू में भी ऑफलाइन और ऑनलाइन देता है। तो आई सजेस्ट कि सीबीटी जाओ, डरने की बिल्कुल नहीं जरूरत है। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है सीबीटी के लिए, और यूनिवर्सिटीज भी, जब इंट्रेंसेस आएंगे तो हम खुद ही आपको बताएंगे कैसे सीबीटी वही चीज, और यूनिवर्सिटीज अपने पोर्टल पे खुद ही मॉक टेस्ट अपलोड कर देती हैं। तो हमेशा सीबीटी पे जाओ। जैसे ही एंट्रेंस में आप हॉल में पहुंचोगे अपने, आपको अपने से 5 साल 6 साल बड़े लोग भी दिखेंगे जो वहां पे एग्जाम दे रहे होंगे उसके, तो उनको देख के डरना नहीं है। आप लोग यही से मोटिवेट हो सकते हैं कि उनका 4 साल में भी क्रैक नहीं हुआ, आप तो फ्रेश ही हो, आप ज्यादा फ्रेश नॉलेज से आ रहे हो, आपके पास वो बूस्ट है, कॉन्फिडेंस है, वो चीज है। दूसरी चीज, किसी को भी आंसर मत बताओ वहां पे, ठीक है। ये थोड़ा सा सेल्फिश होने वाली बात है, बट आपको सेल्फिश होना पड़ेगा वहां पे, बिकॉज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में चलता है कि ठीक है दोस्त को आंसर दिखा दिया, बट वहां पे आप एक सीट के लिए compete कर रहे हो। अगर आपके दोस्त का एडमिशन नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ, तो आपका दोस्त ऐसा नहीं है कि चल यार तेरा नहीं हुआ मैं नहीं लूंगा इसमें एडमिशन, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता है। तो ट्रस्ट भी वहां पे आंसर्स किसी को मत बताओ ना। देखो यूनिवर्सिटी का जो पेपर आता है ना, वो ऐसा आता है कि आपको चीटिंग करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। वो एग्जैक्ट अगर 2-3 घंटा दे रहे हैं तो वो उतना ही दे रहे हैं जिस हिसाब से क्वेश्चन आपको आएंगे। तो वहां पे चीटिंग करने और कराने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। लाना है तो आपको पूरा आपका टाइम यूटिलाइज बिल्कुल बिल्कुल पूरा। और एक चीज, क्वेश्चन जैसे ही सीबीटी में पढ़ो स्क्रीन पे, तुरंत आंसर टिक करके आगे मत बढ़ जाओ। मेरे साथ ये बीएचयू में और डीयू में हुआ था, मेरे 2 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए थे। कभी कभी होता ऐसा है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर हमारे दिमाग में रहता है, ऑप्शन कुछ और टिक कर देते हैं, हमें रियलाइज नहीं होता, हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर जब आंसर की आती है तो हमें याद नहीं, हमें लगता है यार ये हमने कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया हमने, इतना इजी क्वेश्चन ये तो नींद में भी बता सकते थे, गलत कैसे हो गया। तो क्रॉस चेक करने का टाइम हमेशा रखो अपने पास। नहीं भी बचा पा रहे हो क्रॉस चेक करने का टाइम, तो जो जो आपको लगता है कि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे बट मार्क कर दिया है, तो उनको मार्क कर दो ताकि वापस में रिव्यू कर दो। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाइक चूज कर सको। और अगर आपको तुक्का भी मारना है तो हमेशा 70-30 के कंसेप्ट पे जाओ। 70% अगर आप श्योर हो तो ही तुक्का मारो, वरना मत मारो। 50-50 में भी मत मारो, कोई लॉजिक नहीं है। बिकॉज ये यूजी में मैंने बहुत ये झेला था, बिकॉज यूजी में ऑफकोर्स मुझे बीएचयू में एडमिशन लेना था, मेरा नहीं हो पाया था। वो 26 मार्क्स समथिंग मेरे माइनस मार्किंग में चले गए थे। और एक बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस था कि सोशल साइंस में मेरा यूजी में 16 मार्क्स से मेरा नहीं हुआ था। एक बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस था, और अभी मेरी 16th रैंक आई थी इस बार। तो वो लिटरली वो बहुत अच्छा फील हुआ था। तो यही चीज, तो माइनस मार्किंग से आपको बचना है और प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। चिल करते हुए चलो, मैंने भी चिल किया है, मेरा हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है, मुझसे ज्यादा चिल कोई नहीं रहा होगा। तो मैं अपनी स्टडीज अगर बता रहा हूँ, मुझे पता है कि आप मेरे से ज्यादा सीरियस हो, तो आपका तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही है एडमिशन। तो आपको बस गाइडेंस चाहिए, और गाइडेंस अगर आपको पता है कि आप सेल्फ रिलायंट हो, नो डाउट बेस्ट है वो चीज। मैंने भी कहीं किसी की कोचिंग नहीं ली, मैंने गाइडेंस लिया था। बट हाँ, अगर आपको फील होता है कि आपको हेल्प की जरूरत है, कोई गलत बात नहीं है। स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा वाइगोत्स्की थ्योरी का, कि अपने से सीनियर की मदद लेके आप ग्रो करते हैं, और फिर आपका वो सीनियर हाथ छोड़ देता है जब आप सेल्फ रिलायंट हो जाते हो। तो अगर आप बीएचयू स्टडी कैपिटल के साथ अपना स्कैफोल्डिंग शुरू करने जाते हो, कोई गलत बात नहीं है। आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही मिलेगा, आपका कुछ भी माइनस नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो आप अगर इसको ज्वाइन करते हो तो आपको नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा आपका। सो दैट्स ऑल। तो ये रहे हमारे साथ उत्कर्ष जी, जो कि बीएचयू स्टडी कैपिटल के एमए साइकोलॉजी के मेंटर भी हैं, और प्रीवियस एंट्रेंस एग्जाम के तमाम विश्वविद्यालयों के रैंकर भी हैं। यही बीएचयू स्टडी कैपिटल पर आपको एमए साइकोलॉजी के लिए गाइड करेंगे। तो जिनको हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ना हो, वो बीएचयू स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करें, वहां से हमारे कोर्सेज के साथ जुड़े। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। और ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इनका टिप्स कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपकी तैयारियां कैसी हो रही है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो लोग चैनल पर नया विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। लगातार यहाँ पर आपको बीएचयू हुआ, अन्य विश्वविद्यालय में यहाँ से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेगी। और इसके साथ साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, ताकि ये टिप्स आपके दोस्त भी जान सकें, और कैसे एक एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा रैंक लाया जा सके, ये टिप्स आप दूसरों तक भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जुड़े रहें बीएचयू स्टडी कैपिटल के साथ।